चार्ज में, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग और सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अच्छा, आ जाएं, सभी बच्चे जुड़े। चले, आ जाए, ज्वाइन हो जाएं सभी बच्चे। चलिए, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। चलिए, लक्ष्मी कुमारी, तृप्ति राज, एस के वर्मा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। चले, आ जाएं, सभी बच्चे फटाफट ज्वाइन हो जाएं। चले, हम लोग आज बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट और अच्छा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम लोग शॉर्ट में मॉम के नाम से भी जानेंगे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? मॉम के नाम से जानेंगे, एकदम नया। अच्छा, ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं समझ पाइएगा तो आगे आने वाले समय में आपको पढ़ना है अगले सेमेस्टर में टॉस, जिसका पूरा नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। ये आपको बेस बना के देगा ताकि आप लोग आगे चल के कुछ अच्छा करें। क्लियर है? हाँ। इस सब्जेक्ट का एक और नाम है, इस सब्जेक्ट का एक और नाम इसको बोला जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको शॉर्ट में मॉस के नाम से जाना जाता है। बहुत जगह इसके दूसरे नाम भी हैं जो इंपॉर्टेंट नाम है। ये सब आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलेगा वह है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग शॉर्ट में सॉम बोलेंगे। एकदम सिंपल सी बात है इस सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट का तीन नाम, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ, प्रिंस पूछ रहा है मैकेनिकल ब्रांच है, जबकि सामने लिखा हुआ है थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। सामने लिखा हुआ है थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग और पूछ रहा है मैकेनिकल ब्रांच है। चले, है ना? तो यहां तक की बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के क्या क्या नाम है। तो अगर मान लेते हैं हम कभी मॉस बोल दें, कभी सॉम बोल दें, या कभी मॉम बोल दें, है ना? सभी का मतलब एक है। क्लियर है? हाँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इस सब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा बच्चा पार्टी, सबसे पहले ये आप लोग सभी बच्चे लोग सिर्फ सोच सोच के बताएंगे, है ना? हरवाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, आइए बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहला नाम आपको दिख रहा होगा, है ना? अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा सब्जेक्ट का ही नाम है मैकेनिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा मैकेनिक्स वर्ड। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है ना? जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और उस फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पर क्या हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा दे रहे हैं, तो अब इस बॉडी के ऊपर जब हमने फोर्स लगा दिया तो ये फोर्स कुछ न कुछ तो बॉडी के ऊपर कर रहा होगा। अरे चला रहा होगा, तोड़ दिया होगा,
या इस बॉडी पर कुछ असर नहीं हुआ, इन सब चीजों के बारे में जहां पर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। फिर से वर्ड खुद पे खुद बयां कर रहा है मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे किसी भी बॉडी पर। फिर से बॉडी कोई भी हो सकता है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जैसे हम बॉडी हैं, मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाता है, तो सोच कि अगर मेरे को कोई फोर्स लगाया तो क्या हम आगे जा सकते हैं? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज्यादा कस के फोर्स लगा दे तो मेरा हड्डी उड्डी भी टूट सकता है, ये भी इफेक्ट हो सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में कहां पर पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में। फिर से मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जो फोर्स के बारे में और फोर्स के इफेक्ट के बारे में, मतलब फोर्स लगने से बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है किसी भी बॉडी पर, इसके बारे में हम लोग कहां पर पढ़ेंगे? मैकेनिक्स। लेकिन बच्चा लोग, अब सवाल यह है कि बॉडी दो टाइप का होता है। अब पहली जो बॉडी है अपनी, उस बॉडी को दुनिया वाले रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, रिजिड बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि ये ढीठ है, आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स क्यों ना लगा ले, इसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, तो अगर बच्चा पार्टी, अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर तुम फोर्स लगा दोगे तो अब इसका शेप साइज तो नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि माने इसके हड्डी उड्डी तो कुछ नहीं टूटेगा, तब क्या हो सकता है? तब बॉडी यहां से हो सकता है कि यहां आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी यहां से यहां आ जाए, लेकिन होगा कुछ ऐसा ही। बोलो क्लियर है कि बॉडी यहां से यहां आ जाए। फिर से रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहीं पर बच्चा पार्टी एक और बॉडी है, उस बॉडी को दुनिया वाले डिफॉर्मेबल बॉडी के नाम से जानते हैं। कौन से बॉडी के? डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। अच्छा, डिफॉर्मेबल बॉडी कैसा बॉडी होता है? डिफॉर्मेबल बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक हम रबर उठाते हैं और रबर को घिसते हैं, जब घिसते हैं वो फैलता है, हम और घिसते हैं वो और फैलता है, तो मतलब शेप तो चेंज हो ही रहा है। तो ये बॉडी कौन सी बॉडी हो गई? डिफॉर्मेबल बॉडी हो गई। तो डिफॉर्मेबल बॉडी वैसे बॉडी को बोलेंगे जिसके ऊपर फोर्स लगेगा तो बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक बात, ये बात डिफॉर्मेबल समझ में आया। रिजिड बॉडी क्लियर है कि भाई कोई भी शेप और साइज में कोई परिवर्तन, ये मैकेनिक्स में पढ़ाया गया था जो कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। जब रिजिड बॉडी के बारे में जब नोट्स लिखाया गया होगा तो नीचे में वो चीज लिखाया गया होगा कि भाई रिजिड बॉडी वैसा बॉडी होता है जिसके ऊपर फोर्स लगा दो, उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयरफॉर नीचे में वो चीज कि दुनिया में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है। इसका मतलब सारा का सारा खेल किसके ऊपर चला गया? डिफॉर्मेबल बॉडी के पास। अब यहीं से इस सब्जेक्ट का शुरुआत हुआ। उस सब्जेक्ट का नाम क्या आया? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो पहले इसके बारे में बाद में जाएंगे, इस टॉपिक के बारे में पहले इन दोनों को पकड़ते हैं। एक बात तो क्लियर है कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना तो मैकेनिक्स के बारे में,
अब मैकेनिक्स डील करता है फोर्स और फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पर। अब किसी भी बॉडी में बॉडी दो टाइप के, रिजिड और डिफॉर्मेबल। हमने किसको पकड़ा अब? क्योंकि रिजिड बॉडी के बारे में हम तो मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। अब सवाल है कि अब जो भी फोर्सेस लगने वाला है और उस फोर्स का जो भी इफेक्ट होने वाला है वह किसके ऊपर होगा बच्चा पार्टी? डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर। और उस डिफॉर्मेबल बॉडी को दुनिया वाला किस नाम से बोल रहा है? सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ, मतलब अब फोर्स और फोर्स का इफेक्ट सॉलिड बॉडी के ऊपर देखा जाएगा। दूसरा नाम क्या बोल रहा है? मैकेनिक्स ऑफ, अरे मटेरियल मतलब कि मैटर। तो कौन सा मैटर? सॉलिड। क्योंकि मैटर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ हो सकता है। तो हम लोग किस मैटर के, मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं? सॉलिड। हाँ, फ्लूइड के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यह फोर्थ सेमेस्टर में, जिसका नाम होगा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, या उसको बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको शॉर्ट में एफएम बोला जाएगा। दो ही चीज दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, एक सॉलिड और लिक्विड नहीं, फ्लूइड। फ्लूइड उसको बोलेंगे जो फ्लो करता है। अब फ्लो कौन कौन करता है? गैस भी और लिक्विड भी। तो ये अगले सेमेस्टर की जानकारी होगी। फिर से, क्या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्स का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं? किस बॉडी के ऊपर? डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर, मतलब सॉलिड बॉडी के ऊपर। बात क्या कुछ कुछ गया बढ़िया से? किसी को दिक्कत? इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है, क्या लॉजिक क्लियर है सही बच्चा पार्टी को? पक्का? चलिए, हाँ, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार ऑनलाइन में संगीना, नीतीश, चंद्रादेव, सौरभ, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब ध्यान से सुनते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में कौन सा बॉडी होगा? डिफॉर्मेबल बॉडी। बोलो क्लियर है? अब जिसको छोड़े थे उसको देखते हैं, जिसका नाम क्या है? सॉम। अब यही तुमको सब कुछ बताने वाला है। ओरिजिनल में नाम इसका यही होना चाहिए। नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब एक बार फिर से सुनेंगे। अच्छा, मटेरियल कौन सा मटेरियल बच्चा पार्टी? सॉलिड बॉडी, अभी बताया गया है, जो डिफॉर्मेबल होगा। तो मटेरियल के बारे में तो क्लियर हो गया भाई कि अपना सॉलिड बॉडी है। अब थोड़ा सा चेक करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। अच्छा, आप लोग जानते होंगे, है ना, आपको पूछा भी गया होगा, है ना, जब से आप कोई पूछता होगा कि बताओ तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारा खुद का स्ट्रेंथ क्या है ना, अपना स्ट्रेंथ बताओ और अपना वीकनेस बताओ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत, कि अपना ताकत बताओ। अब यहां पर मटेरियल के ऊपर क्या हम चेक करने वाले हैं कि किसी भी मटेरियल का ताकत कितना है। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम इस मटेरियल की बात करें और हमको इसको चेक करना है कि इसका ताकत का है, तो इसके लिए हमको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, कितना जन को लगता है कि खाली फोर्स से लगावे पड़ेगा? खाली फोर्स लगाने से हो जाएगा, इसका ताकत पता चल जाएगा? एगो तो हुआ ऐसे ना, देखो कि एगो ऐसे पकड़ लिए, ऐसे दबा रहे हैं, तो ये फोर्स हो गया। इसको घुमा भी तो सकते हैं, जिसको हम मोमेंट बोलते हैं। बोलो क्लियर है? तो जब भी हम लोड बोल देना कि किसी बॉडी पर हम लोड लगा रहे हैं, तो तुम समझ लेना कि वो लोड हो सकता है कि फोर्स हो, या समझ लेना कि वो लोड मोमेंट हो। किसी चीज को घुमाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? हाँ, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं, तो यहां पर हम लोग मटेरियल का क्या होगा, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब स्ट्रेंथ का मतलब समझना।
कोई भी मटेरियल पर हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी मटेरियल पर क्यों ना हो, तो वह टूटने से पहले कितना फोर्स को सह सकता है, जितना फोर्स को वह सह सकता है, जितना लोड को वह सह सकता है, वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब मान लेते हैं यह मटेरियल है, या 50 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगाए, बस ये टूट गया। यहीं पर एक दूसरा मटेरियल है, उसके ऊपर हम 500 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तब वो टूटा। बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? 500 जो सह रहा है, 500 न्यूटन। बोलो क्लियर है? तो स्ट्रेंथ कहने का मतलब है किसी भी मटेरियल का ताकत, कि वह टूटने से पहले कितना फोर्स को वह बर्दाश्त कर ले। अच्छा, जैसे ही हम लोग अपना ब्रिज बनाते हैं, है ना, तो जो भी हम ब्रिज बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो उसके लिए हमको उसके मटेरियल के ऊपर भी चेक करना होगा कि भाई कितना का हम लोग बना दें कि उतना लोड सह सके, जितना लोड हमको रिक्वायरमेंट है। बोलो क्लियर है? इन्हीं सब चीजों के बारे में इस सब्जेक्ट में अपने लोगों को पढ़ना है। हाँ, आदित्य नहीं समझ आया? फिर से, क्या नहीं समझ में आया? अभी से फिर से, अब आप लोग सिर्फ सेमेस्टर तक सीमित न रहें। अब आपका समय आ गया है ब्रांच पेपर पढ़ना है, और जब भविष्य में जेई का एग्जाम दीजिएगा तो ब्रांच पेपर से ही क्वेश्चन आएगा। मैथ बहुत बढ़िया बात था, बहुत बढ़िया पढ़े, सब खत्म, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही सवाल आएगा। वीडियो रुक गया है? नहीं तो एक बार देखिए, देखो तो थोड़ा सा एक बार। हाँ, अभी भी रुक गया है? बता दीजिए मेरे को एक बार। हाँ, ठीक हो गया। चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, आइए। तो इसका कुछ खास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि अब आदत बना लीजिए कंपटीशन के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई रोल नहीं है, मतलब इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसके बिना कोई सवाल बनेगा नहीं। फिर से, इसका डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन हाँ, इसके बिना कोई सवाल भी सॉल्व नहीं होगा। फिर से, जहां तक हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, है ना, तो इससे रिलेटेड ध्यान से सुनते रहेंगे सही बच्चे, इससे रिलेटेड 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर बार आता है, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। मतलब क्लियर है बात? सेमेस्टर के लिए बात हो रही है कि सेमेस्टर के लिए क्या इसमें बात करा हमने कि बच्चा पार्टी, इससे 4 नंबर का कोई सवाल नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि इसका जवाब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वह बड़ा बड़ा सॉल्यूशन होता है ना। इसलिए इसमें 4 नंबर के सवाल नहीं आएंगे।
इसमें एग्जामिनेशन में कितने नंबर के सवाल आएंगे? 6 नंबर के, एक सवाल बस। क्लियर है? अब आपको स्टार्टिंग यहीं से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है ना। अब उसको गुण कहिए या अवगुण कहिए, कि वह अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है बच्चा पार्टी, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये बॉडी रुका हुआ है, इसके ऊपर तुम फोर्स लगाते हो, तो ये चाहती है ना कि हम रुके हुए रह जाएं, मतलब कि हम अपने स्टेट को चेंज, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो मोशन में हो जाएगा ना। अभी किसमें है? रेस्ट में। तो बॉडी की वह प्रॉपर्टी जो चाहती है कि हम अपने स्टेट को चेंज, रेस्ट से मोशन में नहीं होना चाहती है, और जब मोशन में है तो रुकना नहीं चाहती है। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? बॉडी की। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेकिन इनर्शिया का नाम उस समय आएगा ना बच्चा पार्टी, जब हम लोग चलेंगे। वही चीज जब रोटेशन की बात होगी, जब लीनियर मोशन में बात होगी, तो इनर्शिया आएगा। और जब रोटेशनल मोशन में बात होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? तो वो चाहती है कि अगर हम घूम रहे हैं तो घूमते ही रहे। बात है समझ? मतलब रेसिस्ट करती है क्या चीज को? रोटेशनल मोशन को। लीनियर मोशन में कौन है? इनर्शिया है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे वो बात सोचे कभी भी जिंदगी में, कि जो घर वाला सिलेंडर वह होता है, उसको लोग लेके जाता है, तो देखते हो लात मार मार के टुगला टुगला के ऐसे लेके जाता है। अरे वो कैसे रोल करता है? सिलेंडर ऐसे ही रोल करता है ना। अच्छा, ऐसे ऐसे कोई रोल करा के लेके जाता है? काहे? काहे कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे घूमने ने पूरा रोक लेता है। लेकिन ऐसे जो घुमाते हैं, तब समझ लो कि घूम रहा है, रोटेट कर रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तबे ना रोटेट करेगा। क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या है? रोटेशनल मोशन को रेसिस्ट करना। तो अगर कोई ऐसे घूम रहा है, अगर आसानी से घूम रहा है, इसका मतलब इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पहले यूनिट में पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर से, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मोम का टॉपिक नहीं है, यह टॉपिक है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्स बार और वाई बार निकाला होगा, लेकिन उसके आगे पढ़ाना चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन नहीं पढ़ाया, अब पढ़ाएगा। क्लियर है? जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट होगा, आप लोग अपने सेकेंड यूनिट में इंटर कर जाएंगे, और वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका थोड़ा सा झलक आपको फिजिक्स में मिला होगा। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्ट्रेस, रुक गए होगे फोर्स बटा एरिया निकाल करके। यहां आगे बढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? अब तुम लोग यही बात पढ़े होगे बच्चा लोग, देखिए पे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। सोचना कि अगर ये कोई बॉडी है बच्चा पार्टी, और इसके ऊपर अगर हम ऐसे फोर्स लगा दे रहे हैं, तो कौन सा फोर्स होगा? ये कौन सा फोर्स है? टेंसाइल की कंप्रेसिव? खींच रहा है टेंसाइल। तो जब फोर्स है टेंसाइल, तो स्ट्रेस कौन सा होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। थोड़ा बहुत स्ट्रेस के बारे में जानकारी से है ना। तो कौन सा स्ट्रेस? पक्का, क्योंकि खींचा जा रहा है, पक्का। अब ध्यान से सुन, माना कि एगो बॉडी है ई, ध्यान से सुनना, ये दोनों के हम फिक्स कर दिए, ये दोनों क्या कर दिए? दोनों साइड से एक का
टेम्परेचर दिए बढ़ा, इसका टेम्परेचर हम क्या कर दिए, हीट दे दिए इसको। अब हीट देने से कोई भी चीज फैलता है। अच्छा, आज चूंकि ये है कैसा, फिक्स, तो ये चाहेगा कि फैले, लेकिन ये फिक्स है तो ये फैलने देगा नहीं। तो सोचो, अगर ये चाहता है फैलना तो ये किधर कैसे फैलेगा, ऐसे चाहता है तो ऐसे ना फैलेगा, लेकिन ये फैलने देगा नहीं, तो ये कैसे दबाएगा, ऐसे। अरे भाई, ये चाहेगा फैलने ऐसे, तो ये दबाएगा इसको ऐसे कि ना ना फैले नहीं देंगे। तब बोलो, दबा रहा है कैसे, ऐसे, अरे ऐसे ही दबा रहा है ना। बोलो कौन सा स्ट्रेस, ये एसएससी जेई का सवाल है, हर बार मतलब मैक्सिमम बार पूछता है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस बॉडी में थर्मल स्ट्रेस का होगा, टेंसाइल की कंप्रेसिव। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, बुझीस, खाली टुकुर टुकुर देख रहा है। हाँ, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस चैप्टर के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, सबसे बड़ा चैप्टर है। आधा समय हम लोग पूरा सेमेस्टर का इसी टॉपिक के ऊपर देंगे, हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर पूरा। मान लेते हैं कि एग्जांपल है कि मान लेते हैं, हालांकि आप वहां पर से नहीं जाइएगा, अपना जो आपके सिलेबस में टाइम पीरियड मेंशन है उससे नहीं जाना है। अगर जो क्लास अपना एक एग्जांपल ले रहे हैं 100 घंटे का होगा, तो 40 घंटे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम लोग। अगर ये क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में इसका बहुत इज्जत है, जेई में भी और सेमेस्टर में भी। मतलब समझो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना, या टॉस, ये सब का समझना कि सबसे दुलारा टॉपिक है ये। इसका नाम है यूनिट नंबर 2, और इसमें पढ़ना है अपने लोगों को स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छे से समझ लेंगे बात को। इस टॉपिक से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया सिर्फ ये चैप्टर, तो आगे मॉम एक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर ना टॉस समझ में आएगा और ना आरसीसी आपको समझ में आएगा। ये सब सब्जेक्ट के नाम है जो आगे आप लोगों को पढ़ने हैं, है ना। फिर आपको फ्लूइड में भी दिक्कत होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, जैसे ही हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो अपन आ जाएंगे यूनिट नंबर 3 के ऊपर। 3 जो यूनिट है वह है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में ना आएगा, आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं समझ पाएंगे। इनका भी मार्केट में बहुत इज्जत है, जेई के लिए बात कर रहे हैं, है ना। हम दोनों जगह बात कर रहे हैं, जेई में इनका बहुत ज्यादा इज्जत है ना। ये समझने में टाइम लगता है, लेकिन समझ जाओ तो फिर टाइम नहीं लगता है ना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर से इसके हिस्सेदारी में 3 ऑब्जेक्टिव और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। लॉजिक क्लियर है, इसका भी सॉल्यूशन बड़ा बनेगा। कम से कम 1.5 पेज या 2 पेज लगता है इसको सॉल्व करने में, है ना। हम अभी बोल रहे, एक बार समझ जाइएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसके लिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत गणित का आइडिया होना चाहिए, है ना।
अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपका ब्रांच अगर मैकेनिकल है और सिविल है तो आपको गणित आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम है प्योर बेंडिंग। कभी कभी इसका नाम सिंपल बेंडिंग भी लिख सकता है या फिर इसका नाम बेंडिंग स्ट्रेस भी हो सकता है ना। अभी जैसे देख रहे हो कितना लंबा है ये टॉपिक। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, यहां तक पढ़ना है हम लोगों को। सारा कॉन्सेप्ट इसी में दे दिया गया है। अच्छा, उसके बाद है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? आ जाइए। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, ध्यान से सुनिएगा। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम। बेंडिंग का मतलब क्या होता है? बेंड हो जाना, सिंपल। अरे भाई, जैसे कोई ये ऐसे कोई बॉडी है या कोई बीम है। अच्छा, बीम के ऊपर हमने क्या लगा दिया? ऐसे कोई फोर्स लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगाने से ये ऐसे हो जाएगा। नहीं जिसको समझ में आता कोई बात नहीं। घर में आप असगन्नी देखे हैं? असगन्नी, जिसके ऊपर कपड़ा पसारते हैं, है ना। जो कपड़ा भींगा हुआ रहता है ऊपर में, है ना, वो रस्सी रहता है, रस्सी के ऊपर जाके पसार देते हैं कपड़ा। जहां पर कपड़ा पसारते हैं भींगल का, वहां से कर्व टाइप के हो जाता है। वो क्या हो गया? वो इसी टाइप का शेप दिखाई देता है। बोलो क्लियर है? तो बेंडिंग, तो इसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर से इसमें दो चीज है, एक है बेंडिंग और एक है शियर। अपने सेमेस्टर के लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि हम लोग अभी सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। यहां से इस टाइप का पैटर्न फॉलो करता है। और लास्ट जो अपना एक्स्ट्रा जो बचा यूनिट नंबर 5, ये तो आप ही लोग के लिए है ही, कॉलम। नाम सुना है कॉलम का? अरे जो घर में भी रहता है, पिलर जिसको एक टाइप से बोल सकते हैं। तो बीम और कॉलम में अंतर जानते हो क्या है? अगर कोई हॉरिजेंटल मेंबर है तो बीम हो गया, अब वही वर्टिकल मेंबर हो गया। अच्छा एक बात बताओ तो, मान लेते कॉलम है, तो कॉलम के ऊपर टेंसाइल लोड इसको सहना है कि कंप्रेसिव लोड सहना है? अरे एक ने ऊपर ना पूरा सब कुछ रहता है घर, तो एक कौची के ऊपर कौन चीज का फोर्स लग रहा है? कंप्रेस करने वाला। बोलो क्लियर है? तो इसमें हम लोग कॉलम के बारे में पढ़ेंगे इस लास्ट यूनिट में। हालांकि ज्यादा डिटेल में हम लोग को इसमें नहीं दिया है पढ़ने के लिए ना, कॉलम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ हमको दिया है पढ़ने के लिए, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर से इससे अगर देखा जाए तो 2 ऑब्जेक्टिव, एक 4 नंबर का सवाल और लास्ट एक 6 मार्क्स का सवाल। फिर से आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि इस पैटर्न पे हर बार सवाल आता है, मतलब इतना ही क्वेश्चन रहता है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर बोले थे 3 से 4 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, इसमें तो 2 ही क्वेश्चन आ गया या 5 क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है ना। ऑन एवरेज यही पैटर्न रहता है और हमेशा से यही रहेगा। याद से फिर से, इस बार क्वेश्चन के लेवल को अच्छा करा गया है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया और जो आपने सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दिया, दोनों के पैटर्न में अंतर है। पैटर्न सेम था, 20 ऑब्जेक्टिव, 4-4 नंबर के 5 सवाल, 6-6 नंबर के 5 सवाल,
लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा ऊपर करा गया था, है ना। तो अब समझ जाइए कि अगर आप पढ़िएगा नहीं तो खेला बिगड़ जाएगा और तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है ना। ये जो जूता मोजा सब जो पहन के आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये बात को आपको समझना होगा, सभी बच्चों को समझना होगा, है ना, कि बहुत मेहनत से आता है, कैसा भी पैसा हो, 50 रुपए का हो, बहुत मेहनत से आता है। तो इसलिए आपको समझना होगा, आपके ऊपर पैसा लोग लगा रहा है ताकि भविष्य में आप भी उसका थोड़ा सा ध्यान दें, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर से लास्ट, जो बच्चे बुक के लिए सोच रहे हैं, या तो वो बुक RS खुरमी का लें, या तो वो RK राजपूत का लें, या तो वो आके बंसल का ले सकते हैं। क्या सर? बहुत बढ़िया आंसर, क्या जवाब दिया है, ये खुश है। चलिए फिर से हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग बंसल के पास पहुंचे, इन्हीं का बुक लें, अच्छा कंटेंट है इनके पास, है ना, अच्छा से बुक भी लिखा है इन्होंने, काम आएगा, ठीक है। बात बाकी आपका चॉइस है ना। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे खतरनाक खतरनाक पर धोखा दे दिए हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। मतलब ये थोड़े से इनके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही, जहां तक मेरे को पता है कि ये एक लाइब्रेरियन है, ये हरेश खुरमी जो है वो क्या है, लाइब्रेरियन है। मतलब लाइब्रेरियन मतलब समझते हो, जो लाइब्रेरी में बैठते हैं लोग, है ना, तो लाइब्रेरियन है। तो लाइब्रेरियन है तो इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक्स नाम का राइटर था, वाई नाम का राइटर था, जेड नाम का राइटर था, है ना, और वो बैठे बैठे फुर्सत के लम्हों में उन्होंने लिख दिया एक बुक, है ना। तो इस टाइप का, हाँ ये भी है सही, BC पुन्मिया, हाँ वो भी ले सकते हैं, है ना। हम अभी के लिए सजेस्ट कर रहे हैं RK बंसल, आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। इस सब्जेक्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में, फोर्स लगेगा, कहानी होगी, बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात, फिर से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम एक चीज तुमसे समझने की सिर्फ कोशिश करते हैं कि तुम लोग कुछ कुछ बता दो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, आगे इसको लिखाया जाएगा, टेंशन ना ले, ये अपनी कौन सी बॉडी हो गई, रिजिड बॉडी हो गई। अच्छा, रिजिड बॉडी है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर जो एक्सिस हम ग्राफ बना रहे हैं, अच्छा ये ग्राफ ये शो कर रहा है डिफॉर्मेशन का, डिफॉर्मेशन वाली एक्सिस ये वाली एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस फोर्स वाली एक्सिस है। कौन सी एक्सिस, बॉडी कितने टाइप के, दो टाइप के, एक कौन और एक कौन, डिफॉर्मेबल, कोई कष्ट। तो फिर से अब हुआ क्या ना कि हमने ये सोचा कि ये रिजिड बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, अब हमने इस बॉडी के ऊपर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, कितने न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताइए इसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा। अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस रिजिड बॉडी पर, कौन सी बॉडी है, तो इसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, शेप और साइज चेंज, मतलब कि जिसमें कोई डिफॉर्मेशन, तो बताओ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन कितना, 0, कोई डिफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, तो डिफॉर्मेशन किस एक्सिस पर है, एक्स पर, और फोर्स किस पर है, तो कितना बच्चा लोग ये मानने को तैयार हो गया कि इसका कोऑर्डिनेट 0,10 है। अरे कोई भी कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं,
अरे बाबू एक्स वाला डिफॉर्मेशन है, वाई वाला तुमने फोर्स कितना लगाया, डिफॉर्मेशन कितना, तो कितना बच्चा को समझ में आया कि मान लेते कि फोर्स 10 यहां पर और डिफॉर्मेशन 0। अरे है कि नहीं है? सोच कि हमने फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, इस 10 के जगह पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगा दिया 50, डिफॉर्मेशन कितना, डिफॉर्मेशन कितना, तो क्या अगली बार कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएगी? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वाई कोऑर्डिनेट आ रही है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या अगला बार 100 न्यूटन लगाएंगे तो क्या यहां पर आएगा? क्या इन सभी लाइनों को मिला दें? तो ये बन गया ग्राफ किसका? रिजिड बॉडी का, है ना, फोर्स और डिफॉर्मेशन का ग्राफ। फोर्स और डिफॉर्मेशन का ये ग्राफ है, किसके लिए? क्या ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड है? इसकी कोई इज्जत अगर मन से पढ़ोगे तो। ऐसे मैथ्स पढ़ा है, ओरिजिनल सब्जेक्ट तो ये है, और इसमें भी वही लेवल का पढ़ाई होगा। देखो इसको फोन आ गया, मम्मी का फोन, क्या पता नामे सेव कर दिया होगा उसका, है कि नहीं यार? है कि नहीं? यस बोल रहा देख, हाँ आ जाए। अच्छा, एक और बॉडी, नाम क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी। अब ध्यान से सुनना, डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुना, खुद पे खुद बता दोगे। ये कौन सी एक्सिस जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, ये कौन सी एक्सिस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, डिफॉर्मेशन। अच्छा, अब और देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये डिफॉर्मेबल बॉडी है बच्चा पार्टी, इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? फील करेंगे कि ये रबर है, फील करेंगे ये, क्लियर है? अच्छा, अब सोचिएगा, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया रबर के ऊपर, क्या डिफॉर्मेशन भी एकदम होगा ये छोटा सा? इसका मतलब अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 1 mm का डिफॉर्मेशन हुआ। बतियाना बाद में, बतियाना बाद में, बतियाने के लिए मौका मिलेगा, हम अपने खूब बतियाते हैं। हाँ, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, डिफॉर्मेशन कितना? 1 न्यूटन की 1 mm। डिफॉर्मेशन कब से न्यूटन में होने लगा भाई? अरे डिफॉर्मेशन तो में ना होगा, थोड़ा सा फैलेगा। अच्छा तो सोच, क्या 1,10 यहां पे आएगा? अरे x में 1, y में 10, नहीं आया समझ? सोच, अगर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या डिफॉर्मेशन थोड़ा सा और ज्यादा? क्या अगला नंबर जो फोर्स हो रहा है 20 न्यूटन और डिफॉर्मेशन थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा और फोर्स लगाएं, क्या थोड़ा सा और डिफॉर्मेशन, क्या थोड़ा सा और फोर्स लगाएं, क्या थोड़ा सा और डिफॉर्मेशन, क्या वो पॉइंट यहां पर आया? अगर हम इन तीनों पॉइंटों को मिला दे बच्चा पार्टी, तो कितने जनों को ये बात समझ में आ गया कि ये ग्राफ किसके लिए बन गया? अभी समझते हैं। हालांकि ये जो बॉडी है वो समझेंगे कि ये इलास्टिक बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी भी दो टाइप के होते हैं, एक का नाम क्या है? इलास्टिक, और एक का नाम है प्लास्टिक। हम ये जो ग्राफ बनाए वो किसके लिए है? कोई कष्ट है? प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब हम लोग कुछ देर पढ़ाई करेंगे, तो हम अभी बोल रहे हैं। क्या ये बातें क्लियर एकदम? नहीं, इलास्टिक बॉडी क्या होती है ना, जैसे मान लो इस पर फोर्स लगाया, फैल गया, फोर्स हटाया, वापस अपने शेप में आ गया, तो ये कौन सी बॉडी हो गई? बिल्कुल क्लियर है? अब एक होता है अच्छा बच्चा, इसको डांट दो तो सुधर जाए, तो हम इसको फैला दिए और छोड़ दिए तो वैसे रह गया, ऐसे बॉडी को क्या बोल देंगे? प्लास्टिक बॉडी। मतलब एक ऐसा बॉडी
जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो उसके शेप में परिवर्तन हो जाए, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, और जैसे ही फोर्स हटाएं वो वापस अपने शेप में आ जाए, इलास्टिक बॉडी। लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएं वो अपने शेप को वापस गेन ना कर पाए, प्लास्टिक बॉडी। क्या क्लियर है तृप्ति राज, अमरजीत, क्या सभी बच्चा लोगों को क्लियर है एकदम बातें अच्छे से? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। तो सॉम जैसे स्टार्ट होगा, मॉम जैसे स्टार्ट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने में आपको कुछ देर टाइम लगेगा। मतलब 1-2 क्लास अभी हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे, है ना, उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बोलिए तृप्ति, कोई दिक्कत है क्या बाबू? क्लास रिकॉर्डेड ऐप में, हाँ ऐप में रहेगा। हाँ एक समय ऐसा आएगा ना कि इतना फोर्स लगा दे कि वापस अपने सेपे में नहीं आए। अरे भाई सबका तो एक लिमिट है ना, बैठ जाइए, ध्यान सुनिएगा, सबका एक लिमिट है। जैसे मान लेते कि एक रबर है, तो तुमको लगा कि वो अपने शेप में आ गया, ध्यान से सुनना। जैसे कि तुम ना जैसे कि बच्ची लोगों का ही बात करो, बच्ची लोगों में जो माथा में लगाती है, नहीं होता है रबर टाइप का, होता है ना, अरे यार बाल बांधने के लिए, सिर्फ समझते हैं उसी को एग्जाम्पल लेकर के, है ना। तो देखो वो लोग क्या है ना कि लंबा करके बांध ली, फिर से वापस अपने शेप में आ जाता है। अच्छा, बहुत दिन बाद तुमको ना ढीला नजर आता है, काहे आया? अरे अगर वो अपने शेप में आ ही जा रहा था हर बार, अगर वो अपने शेप में हर बार आ ही जा रहा था, तो एक समय बाद ढीला काहे हो गया? इसका मतलब वो बराबर उस पोजीशन में जा रहा है। अरे भाई हमको दिखता नहीं है, वो उसका जो हो रहा है परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो बहुत ही कम हो रहा है, जिसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। हम तो ज्यादा ही इसको इलास्टिक बोल देंगे, लेकिन वो ओरिजिनली इलास्टिक स्टेट में। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं? हाँ कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी? चलिए, तो यहां तक की बात अपन लोगों ने सीखा, इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। हाँ आप लोग एगो बढ़िया सा स्पाइरल कॉपी खरीद लें, है ना। स्पाइरल कॉपी नहीं भी खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट पेज वाला कॉपी खरीदें, है ना। और बढ़िया से आप लोग इसको बनाएं, नोट्स को, है ना। इसको भी लिखना है। अच्छा इसको क्यों लिखना है ध्यान से सुनना, इसलिए बोल रहे हैं क्या कि जब एग्जाम चल रहा था, तुम्हें लोग के लिए बनाए ये वाला खासकर, एग्जाम चल रहा था तो बड़ी बच्चा फोन करता था, ए सर ए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, कौन केकरा ज्यादा पढ़ ले सर। तो अब समझ में आ जाएगा कि देख लेना नंबर लिख दिए हैं, अपने हिसाब से सब बच्चा पढ़ लेना कि कौन तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन जब आए उसमें नहीं बोलना, है ना, कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए। नंबर आप देख लीजिए, नंबर देखते ही आपको चैप्टर का औकात पता चल जाएगा कि किसके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। कोई भी दिक्कत? लिख लें इसको, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन सिलेबस लिख करके, सिलेबस लिख करके इसको सभी बच्चे लोग लिख लेंगे, है ना। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? कॉपी पे सब नहीं खरीदा है का अभी तक? ये पुराना कॉपी है, न्यू है? तो तू पीछे से लिखेगा इस बार? अच्छा नहीं सिलेबस आगे भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है जहां इच्छा है वहां से लिखो, है ना। हो गया? चलिए आ जाइए, चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये बुक का नाम हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लो लिख लो।